Hello students, welcome to the online classes of Nirmal PG College. So in the last class we were seeing the Gauss divergence theorem and differential form of Gauss law. ये अपन देख चुके हैं अभी तक. तो आज की क्लास का आपका टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड. कि कोई आपके पास वेक्टर है, वेक्टर ए, उसका जो कर्ल है उसका मतलब क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अपन देखेंगे. एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी अपन देखेंगे. तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या है. अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, लाइन इंटीग्रल. क्या बताई थी? लाइन इंटीग्रल. क्या होता है लाइन इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल मैंने बताया था कि आपके पास यदि एक लाइन है पी क्यू, और कौन सी पी क्यू जो लाइन है वो, इस पे वेक्टर का वैल्यू कितना है, वेक्टर ए, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, डी आर वेक्टर. तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होता था वो कितना था, W इक्वल टू सी. ये कोई पाथ मान लिया मैंने सी यहाँ पे बताता है कि कोई पाथ है सी. ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर के इक्वल. क्लियर? तो ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर. ये है तुम्हारा एक पी क्यू लाइन का लाइन इंटीग्रल. ये कैसे लिखा था मैंने कि इसको मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल लाइन एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था. इसको क्या कर दिया था, इनफाइनाइट लाइन एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था. DR1, DR2, DR3, DR4 वगैरह वगैरह, और सबको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था. तो सबको ऐड किया तो टोटल आ गया आपका कितना, DR. या इसको आप लिख सकते हो DL. क्या लिख सकते हो, DL. लेंथ के लिए आपको ध्यान रह जाएगा ये DL. तो ये अगर टोटल लेंथ कितनी है, DL है, और जो ईच एलिमेंट कितनी लेंथ एलिमेंट का है, DL1, DL2, DL3, DL4. तो अब जो एलिमेंट होगा लाइन इंटीग्रल वो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएल के इक्वल. तो सपोज करना आपके पास एक रेक्टेंगल है, या आपके पास एक सिस्टम है कुछ इस प्रकार का, और सिस्टम कैसा है कि वो इस प्रकार का कोई सिस्टम है ऐसे. ये मैंने मान लिया जो टोटल पाथ है वो क्या है, सी. इसको बोलते हैं कि सी पाथ के अराउंड लाइन इंटीग्रल, वेक्टर ए का सी पाथ के अराउंड या अलोंग लाइन इंटीग्रल. द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अलोंग और अराउंड द पाथ सी. तो सपोज करना ये आपका एक टोटल है, और इस पे वेक्टर का वैल्यू कितना है, वेक्टर ए के इक्वल. पाथ सी है, वेक्टर ए है, टोटल लेंथ क्या मान ली इसकी मैंने, DL. जैसे ये मान लिया मैंने KLMN. सपोज करना ऐसा है, KLMN आपका एक बॉक्स है या सिस्टम है जिसका पाथ क्या है, C है, और कैसा है उसका पाथ, एंटी क्लॉकवाइज. कैसा कर रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है. टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ यानी KL प्लस LM प्लस MN प्लस NK कितना है, DL वेक्टर के. तो ये अपन, अच्छा टोटल वेक्टर कितना है, वेक्टर A. तो अगर मैं टोटल इसका लाइन इंटीग्रल लिखना चाहूँ, वेक्टर A डॉट वेक्टर DL KLMNK, क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएल है, इसका क्या कर रहा हूं मैं, KLMN के अराउंड इसका लाइन इंटीग्रल मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं. तो उसके लिए क्या करूंगा मैं कि KL के अनुदेश अलग निकालूंगा, KL के अलग निकालूंगा, LM के अलग कैलकुलेट करूंगा, MN के अलग कैलकुलेट करूंगा, और NK के अलग कैलकुलेट करूंगा. जैसे अपन ने यहाँ पे किया था ना, ये इस वाले लाइन एलिमेंट के अलग किया था, इस वाले के अलग किया था, इस वाले के अलग, इस वाले के अलग, और सबको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था. तो जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा KLMN के वेक्टर ए डॉट वेक्टर DL, वो क्या होगा,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल अराउंड के एल या अलोंग के एल के अराउंड कर दिया, प्लस एल एम वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये आपके समझ में आएगा जब आगे पूरा टॉपिक कराया जाएगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस एल एम हो गया, एम एन हो जाएगा, फिर एम एन क्या है, अलोंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल, प्लस एन के अलोंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल। तो क्या किया मैंने, इंडिविजुअली सब पाथ जो भी आपके साइड है उसके अलोंग मैंने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया, के एल के अलोंग, एम एन के अलोंग, सॉरी एल एम के अलोंग, एम एन के अलोंग, एन के अलोंग, और सबको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या आएगा आपके, टोटल क्या आ जाएगा, के एल एम एन के एल एम एन के अनुदेश के अलोंग क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू। क्लियर? ठीक। अब सपोज करना ये जो है आपका एक क्लोज सरफेस है, एक तरह से 2 डायमेंशन है ये सपोज करना क्या है आपका x और ये क्या है y, x और y। क्लियर? तो क्या करेंगे अपन, x y, तो यहाँ पे इसका जो एरिया एलिमेंट है वो कितना मान लिया मैंने, कितना सपोज है इसका, dA वेक्टर। एरिया एलिमेंट कितना है इसका, dA वेक्टर, या इसको बोल दो dA। और dA क्या है, dA इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अपन जानते हैं, वी नो डेट द एरिया ऑफ ए सरफेस इज परपेंडिकुलर टू डेट सरफेस। कोई आपके पास सरफेस है तो उसका एरिया की डायरेक्शन मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या होता है, उस सरफेस, जिस सरफेस का मेरे को एरिया एलिमेंट कैलकुलेट करना है वो क्या होगा, उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कुछ इस प्रकार से। या तो वो ऐसे होगा या वो अंदर की साइड होगा, या तो आउटसाइड या इनसाइड। क्लियर? तो इसका एरिया कितना है, DA के इक्वल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसका बताने का मतलब क्या था। तो सपोज करना आपके पास एक सिस्टम है और ये सिस्टम का जो पाथ है वो कितना है, C है। इस पाथ की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है, वेक्टर DL। इस पे वेक्टर का वैल्यू कितना है, वेक्टर A, और इस पे सरफेस का वैल्यू कितना है, DA। और सरफेस का जो ये है डायरेक्शन है वो क्या होगी, एरिया की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो लाइक यहाँ पे x और y में अगर सरफेस है तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, k कैप में। ये अपन डाइवर्जेंस भी मैंने जब आपको बताया था तो वो बता चुका था कि अगर ये आपका dx है, ये dy है, तो क्या लिखेंगे इसका एरिया dx इंटू dy, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, k कैप के, k कैप में या z में। ठीक है? तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर A, कर्ल होता क्या है किसी वेक्टर का। एक्चुअली अगर हिंदी में बताऊं तो कर्ल का मतलब है घुमाव या रिवॉल्व। इसका मतलब है कि कोई वेक्टर अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में या अपने पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना रिवॉल्व हो रहा है। हाउ मच ए वेक्टर या हाउ मच डज ए वेक्टर रिवॉल्व अराउंड ए फिक्स एक्सिस और ए फिक्स पॉइंट, क्या कहेंगे अगर सीधा सीधा डेफिनेशन बोले तो इसको कर्ल A के इक्वल। तो क्या है ये आपका, अगर मैं ये आपका एक पाथ है तो इसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर DL, ये C हो जाएगा। तो किसी वेक्टर का जो कर्ल है वो क्या होता है, वो होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देंगे, वो होगी कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज द
the line integral of a closed path, या कह सकते हैं the ratio of the line integral of a closed path to closed path and the area of that closed path is known as the magnitude of curl vector A, या magnitude of curl of a vector field. और कौन सा वेक्टर फील्ड? इन विच द क्लोज पाथ इज सिचुएटेड, इन द क्लोज पाथ इज प्लेस. तो ये आपका है द रेशो ऑफ द लाइन इंटीग्रल. और लाइन इंटीग्रल भी कौन सा? इसका मैक्सिमम वैल्यू. क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू. तो देखिए ये आपको याद रख लेना, ये आगे अपन अभी काम में लेने वाले हैं ना. तो द रेशो ऑफ द लाइन, द रेशो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल and the area of a closed path is known as the magnitude of a curl of a vector field. यानी कि कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट डी ए टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और किसका रेशो? डी ए का. देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ये हो गया, और द एरिया, एरिया क्या हो गया आपका? डी ए. दोनों को क्या होगा? रेशो. किसके द्वारा होगा? कर्ल ए का मैग्नीट्यूड. तो जो कर्ल ए है वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल एंड एरिया. कि लाइन इंटीग्रल और एरिया किस प्रकार है, या इसको बोला जाए ओनली कि लाइन इंटीग्रल का या क्लोज पाथ का. याद रखना पाथ हमेशा क्लोज होगा, क्योंकि एरिया उसी से अपन कैलकुलेट करेंगे जनरली. तो किसी लाइन इंटीग्रल का जो ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड करेगा आपका कर्ल ए का वैल्यू. क्लियर? अब कर्ल ए का जो वैल्यू है ये क्या होता है? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये क्या होती है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी. तो इसको यदि मैं वेक्टर के रूप में लिखना चाहूं, क्या होगा? कर्ल ए डॉट एन कैप विल बी इक्वल टू लिमिट डी ए टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल मैक्सिमम डिवाइडेड बाई डी ए के इक्वल. यहां पे डॉट एन कैप क्या बता रहा है? कि जो अपन ने पाथ लिया है, ये जो पाथ लिया है, इस पाथ जो क्लोज पाथ है उसके हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर कर्ल ए का वैल्यू होगा. तो यहाँ पे सपोज करना ये अगर x है, ये अगर y है, तो ये आपका x और y एक्सिस से क्या है? पाथ है. x और y एक्सिस से बना हुआ कंस्ट्रक्टेड पाथ है x और y में. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस में होगी? k कैप में या z में. तो जो कर्ल a का जो वैल्यू होगा, उसका जो वैल्यू आएगा कर्ल a, वो क्या लिखेंगे अपन? कर्ल a डॉट के कैप. इसका मतलब है कि जो एरिया है या जो लाइन इंटीग्रल है वो किस में है? एक्स और वाई डायरेक्शन में है. क्लियर? तो कर्ल ए ऑफ ए वेक्टर फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे? तो द रेशो ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल एंड द एरिया ऑफ ए क्लोज पाथ इज नोन एज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड. और वेक्टर कौन सा वेक्टर फील्ड? इन विच द क्लोज पाथ इज प्लेस्ड.
क्लियर। तो कर्ल ए को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे जहां एन कैप क्या होगा, जो अपन ने पाथ लिया है, जो अपन ने सिस्टम लिया है, जो अपन ने सरफेस ली है, उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर एन कैप का वैल्यू होगा। और इसी के लिए क्या होगा, कर्ल ए का वैल्यू भी उसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो ये आपका कर्ल ए का डेफिनेशन हुआ। अब वही बात कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल ए का वैल्यू, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल ए का वैल्यू या कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपका टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कर्ल ए जो है वो एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपको आपके सपोज करना, ये आपका जिस रूम में बैठे हो वो उस रूम का आपके या कोई वेक्टर है, उस वेक्टर का कर्ल का वैल्यू ज्ञात करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, कर्ल ए किसी भी वेक्टर का जो कर्ल रहता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कर्ल ए जो होगा वो होगा कर्ल ए एक्स आई कैप प्लस, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कर्ल ए का वैल्यू, वाई डायरेक्शन में कर्ल ए का वैल्यू और प्लस कर्ल ए जेड डायरेक्शन में कर्ल ए का वैल्यू। इन तीनों का जो एडिशन है वेक्टर एडिशन, आई कैप जे कैप के कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या बताएगा मेरे को, वेक्टर ए का टोटल कर्ल। जैसे आपका वेक्टर ए होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसी प्रकार कर्ल ए होगा आपका कर्ल ए एक्स आई कैप प्लस कर्ल ए वाई जे कैप प्लस कर्ल ए जेड के कैप के इक्वल। ये क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन में कर्ल ए का वैल्यू। तो इसमें जो सरफेस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वाई एंड जेड में, या जो सरफेस होगी वो वाई और जेड एक्सिस से मिलके बनी होगी। इसी प्रकार इसमें जो सरफेस होगी वो एक्स और जेड से, और इसमें जो सरफेस होगी वो एक्स और वाई से। तो अगर मेरे को टोटल कर्ल का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे ये तीनों पहले कैलकुलेट करने होंगे, और तीनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो आपका कर्ल ए का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी, क्या थी, कर्ल ए डॉट एन कैप इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट वेक्टर डी एल अपॉन डी ए। ये मत सोचना यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिखी है, लिमिट नहीं लगाई है, अपने को देखना है केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये आपकी सपोज करना एक सरफेस है, मान लिया, सपोज कर लिया ये आपकी क्या है, एक सरफेस है। इस सरफेस, ये सरफेस कौन कौन सी डायरेक्शन में है, ये मान लिया मैंने एक्स है और ये मान लिया मैंने वाई है। जैसे कि ये आपका एक बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड है, तो ये आपका जो बोर्ड है इधर वाला क्या हो गया, पूरा एक्स हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला वाई। ये दोनों वाई है और ये दोनों क्या है, एक्स है। क्लियर। तो मैं भी आपको एक एडवाइस दूंगा कि इसको पढ़ने से पहले अगर डाइवर्जेंस आपका क्लियर नहीं है तो उसको सबसे पहले डाइवर्जेंस को क्लियर कीजिए, फिर आगे ये वाला लेक्चर आप अटेंड करना। तो ये मान लिया मैंने K है, ये मान लिया मैंने L है, ये मान लिया मैंने N है और ये मान लिया N है। लेट्स सपोज द पॉइंट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ द सिस्टम इज आर K, L, M एंड N। और कैसी डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉक में। और ये जो सिस्टम है
किस वेक्टर फील्ड में स्थित है, सिचुएटेड है वेक्टर ए फील्ड में। सपोज दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए वेक्टर फील्ड ए। इसका एरिया क्या मान लिया मैंने, डी ए है। टोटल लेंथ क्या मान ली मैंने, डी एल है। क्लियर। चलो अब ये x और y में है तो इसका एरिया एलिमेंट z में होगा, बता चुके हैं। इसका कर्ल किस डायरेक्शन में होगा, इसका कर्ल भी किस डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको बताया है एन कैप क्या बता रहा है कि जिस सरफेस से या जिस एक्सिस से ये आपका लाइन इंटीग्रल मिलके बना है, कौन कौन सी से, x से और y से, उसके क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर। तो अपन अभी यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं कर्ल ए जेड का वैल्यू। तो कर्ल ए जेड का वैल्यू आ जाएगा, तो कर्ल ए वाई का वैल्यू भी आ जाएगा, कर्ल ए एक्स का वैल्यू भी आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कर्ल ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर। ठीक। ये सपोज करना, ये जो के एल वाली जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, डी एक्स। एल एम वाली की डी वाई, एम एन की वही डी एक्स है, और एन के की क्या है, डी ए, डी वाई। अब याद रखना, जब मैं इधर की साइड आऊँगा तो पॉजिटिव लूँगा, वही जो डाइवर्जेंस में लिया था। इधर आऊँगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाऊँगा तो पॉजिटिव, वापस आऊँगा तो नेगेटिव, और नीचे आऊँगा तो नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ इस पाथ के अनुदेश पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। ये आपका कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड अपन देख रहे हैं। ठीक है। ये मान लिया इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये मान लिया मैंने x है, और ये क्या हो गया y। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस सरफेस की वो क्या होगी, z में, या इसका जो कर्ल का वैल्यू होगा वो किस में कैलकुलेट होगा, z। x के अराउंड वेक्टर का वैल्यू कितना है, ax, और y के अनुदेश कितना है, ay। ये मान लिया मैंने o। क्लियर। ये आपका x के अलोंग ax है, y के अलोंग कितना है, ay है। मेरे को क्या करना है, मेरे को दो चीज़ चाहिए। अच्छा, मैं इसको कर रहा हूँ तो क्या आएगा, के एल एम एन के वेक्टर ए डॉट डी एल अपॉन डी ए। समझ में आया कैसे लिखा है। इसका वैल्यू मुझे पता है जेड डायरेक्शन में होगा, इसके कर लेगा। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में होगा। मेरे को दो चीज़ चाहिए, एक तो इसका लाइन इंटीग्रल चाहिए और इसका एरिया चाहिए। तो लाइन इंटीग्रल तो कौन से पाथ से मिलके बना है, के एल एम एन के से। तो के एल एम एन के इंटीग्रल लिख दिया, लाइन इंटीग्रल अलोंग के एल एम एन के। और इसका जो एरिया है, एरिया कितना है, डी ए। और अपन जानते हैं ये अगर डी एक्स है, ये अगर डी वाई है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, डी ए इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई। रेक्टेंगल एक तरह से मान लो, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, डी एक्स इंटू डी वाई। तो डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई के इक्वल। क्लियर। और ये आपका के एल एम एन के पथ के अलोंग है, पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल। तो इसको मैंने बताया था आपको क्या करना है, के एल के अलोंग निकाल लूंगा, एल एम के अलोंग निकाल लूंगा, एम एन के अलोंग निकाल लूंगा, और एन के अलोंग कैलकुलेट कर लूंगा। तो टोटल आ जाएगा मेरे पास, क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ के एल एम एन के वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू, कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ के एल वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल प्लस एल एम वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल, के एल प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन के वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल।
तो के एल के अलोंग यदि मेरे को इफ आई नो द वेक्टर लाइन इंटीग्रल अलोंग द के एल and LM and LMN and NK, then we can add up the whole path and can make the or can calculate the line integral along the KL MN के path. तो के एल एल एम एम एन और एन के अराउंड यदि मैंने क्या कर लिया, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया, तो यानी मैं सब कुछ ये वाला कैलकुलेट कर लूँगा, ये वाला कैलकुलेट कर लिया, इसमें वैल्यू पुट की तो कर्ल ए जेड का वैल्यू तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। डी ए का वैल्यू ये आपका ये डी एक्स डी वाई, तो कर्ल ए जेड का हो जाएगा, तो कर्ल ए वाई और कर्ल ए एक्स का भी अपन कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही, रिवीजन करना और अपन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का देखेंगे। थैंक यू।